मंगल्या वसुधा कुटुंब हृदया श्री भारती भारती स्वस्थिरधियो अनुग्रह करा शारदे आशीर्वचन सर्वदा। अधिमंच विराजमान मान्य प्रोफेसर बेनी माधव शुक्ल जी, आचार्य वरेण्याणाम, आचार्य हृदय रंजन शर्मा महाभागा, समुपस्थिता पतंजलि मिश्र, ताराशंकर मिश्र जी महाभागा, आशाराम त्रिपाठी महाभागा, के.एन. द्विवेदी महाभागा, ए.के. त्रिपाठी महाभागा, विजय शंकर शुक्ल महाभागा, अनिल त्रिपाठी महाभागा, भट्टराई महोदय महाभागा, शांतनु भट्टाचार्य महाभागा, मनीषा मेहरोत्रा, प्रेमलता मिश्र, प्रतिभागिनः पत्रकार बंधु सभाभ्यास्य नमो नमः। संस्कृत मम भूय अनुरागा वर्तते किंतु संभाषणे मम सम्यक गति न अस्ति। अतएव अध्यक्ष अनुमत्य अहम राष्ट्रभाषायाम अभिभाष्यते। Actually, I am not feeling well. I have some fever, but I will speak something to you. सबसे पहले मैं गुरुवर बेनी माधव शुक्ल जी से को प्रणाम करते हुए उनके संकल्पों को, उनका जो भीष्म संकल्प है उससे मैं अभिभूत हूं और मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हो भी गया है तब भी आईआईटी को पुनः इस मालवीय संस्थान में लाने के लिए मैं प्रधानमंत्री से जो भी लड़ाई लड़नी हो लड़ने की प्रयास करूंगा। और एम्स का जो विखंडन हो रहा है वो कि जो कुछ लोग सोच रहे हैं वो भी नहीं हो पाएगा। वैदिक काल से ही, जो कि अभी तक सारे वक्ताओं ने कहा, वैदिक काल से ही भारत का अस्तित्व एक विराट गुरुकुल के रूप में ही विकसित हुआ था। एक ऐसा गुरुकुल जहां गुरु और शिष्य दोनों अनन्य भाव से ज्ञान की साधना में निमग्न रहते थे और इस ज्ञान साधना के कारण ही हम देह के भौतिक मायाजाल से ऊपर उठकर आत्म तत्व को अनुभूत कर पाए। व्यष्टि से समष्टि का यह भाव ही रहा कि भारत में, देखिए विश्व में सब जगह देखिए कि क्रांतियां हुई, रशिया की क्रांति, यूरोप में क्रांति, सब, लेकिन भारत में हमने जब इस भाव व्यष्टि से समष्टि के भाव में जब हम आए तो हमने क्रांति को नहीं चुना बल्कि हमने संक्रांति को चुना, अधोगामी से ऊर्ध्वगामी बनने का प्रयास किया। और इस उच्चतम लक्ष्य को साधने में भौतिक जगत की जो अपरिहार्यता थी उसको हमने नजरअंदाज नहीं किया। जैसा अभी हृदय रंजन शर्मा जी तो वेद के मूर्धन्य विद्वान हैं और उन्होंने जो कहा कि विद्या च अविद्या च यतस्त उभयम सह, तो हमने विद्या और अविद्या, विद्या मतलब
और उसमें आगे कहा कि अविद्या मृत्यु तितिर्वा विद्या अमृत अश्नुते। तो विद्या जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, यूनिफिकेशन ऑफ एवरीबडी, एकात्म भाव, आत्मोत सर्वभूतेषु। और अविद्या जो है, क्योंकि भौतिक संसार में हमने जन्म लिया है, तो भौतिक संसार में जब हमने जन्म लिया है तो हम भौतिक शरीर को धारण भी करते हैं, इसलिए भौतिक जितनी कार्य प्रणाली है उसकी उपेक्षा करके हम भौतिक संसार में रह नहीं सकते। इसलिए भौतिक संसार की जो विद्या है उसे भी जानना चाहिए, जिसे अविद्या कहा गया। तो ये दोनों बातें हुई। हमारे यहां अगर आप देखें तो आपने ज्ञान और विज्ञान की चर्चा की, हृदय रंजन जी ने, क्षमा चाहता हूं, आपने आधी दैविक, आधी भौतिक, आधी दैविक और आध्यात्मिकता की बात करी। मैं उसको सरल भाषा में कहूं तो ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान, ये तीनों चीज इसमें समाहित हो जाती हैं। ज्ञान है आधी भौतिक, क्योंकि हम देखते हैं, और विज्ञान है कि उसके अंतर्भूत जो ऊर्जा है उसका हम निरीक्षण करते हैं, ये विज्ञान है। और उसमें जब एकाकार हो जाते हैं तो वो हमें प्रज्ञान कहा जाता है। देखिए, वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न की हम बात करते हैं, पश्चिम की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता में पश्चिम इस तरह से वशीभूत है, इस तरह से भर गया है कि हम पश्चिम की बड़ी सारी बातें करते रहते हैं। वहां जो है एनिमल किंगडम से शुरू होता है सारा कुछ। मैन इज अ सोशल एनिमल, उनका ब्रह्म वाक्य है। तो जब मैन इज ए सोशल एनिमल इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो ये समझेंगे कि पशुवत व्यवहार करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम मैन इज अ सोशल एनिमल। हमारे यहां बात उल्टी कही गई। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन? देयर इज अ वेरी हेयरलाइन नहीं, बट वेरी बिग डिफरेंस। और हम बात करते हैं ज्ञान की। अगर आप बात करें, जैसे अभी मैंने कहा ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान, ज्ञान की बात करें तो ज्ञान में आप देखिए मकड़ी के अंदर भी ज्ञान होता है। इतना बढ़िया जाला बनाती है, उतना बढ़िया शायद कोई जुलाहा भी नहीं बना पाएगा। दीमक जो है बाम्बी लगाता है, वो बाम्बी बनाता है, आपने देखा होगा। हम लोगों ने उसको टेस्ट किया और उसमें हमने देखा कि सवेरे का टेम्परेचर कुछ होता है, दिन का टेम्परेचर कुछ होता है और रात का टेम्परेचर कुछ होता है। थर्मोडायनेमिक्स के सारे नियम फेल है। वो किस आईआईटी में गया था? आप ये देखिए कि पुराने जमाने में आप लोग सुनते होंगे राजकुमार था, राजकुमारी से प्यार करता था। आप लोगों ने सुना होगा किस्सा। अब तो आप लोग को सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि दादा दादी से आप अलग हो गए हैं। पहले हम लोगों की नाना नानी और दादी ये सब बताती थी। अब राजकुमार शत्रु देश में होता था, क्योंकि दो राजा में आपस में लड़ाई होती है, वहां तो जाएगा नहीं। तो वो क्या करता था, वो चिट्ठी, आजकल तो ये है ना आपके पास चिट्ठी की जरूरत नहीं है, लेकिन उस समय वो चिट्ठी भेजता। तो जब चिट्ठी भेजता तो कैसे जाएगा, कौन लेके जाएगा, मरने जाएगा कोई? तो कबूतर के माध्यम से भेजता। और कबूतर जब वो चिट्ठी लेके राजकुमारी के पास जाता था तो राजकुमारी अकेले तो रहती नहीं थी, राजकुमारी है आफ्टर ऑल, प्रिंसेस, तो 10-15 सहेलियों के बीच में होती थी। और वो कबूतर एकदम से इतनी सेफ लैंडिंग करता था कि सीधे राजकुमारी को ही देता था। एरोनॉटिक्स के सारे नियम फेल हो जाते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान तो सब में, सभी में है। अभी हम लोगों ने, अभी जो लेटेस्ट हम लोगों ने रिसर्च किया, हमने देखा, आप लोग को सुनकर आश्चर्य होगा और आप लोग इसको एक्सपेंड करिएगा, कि विश्व की जितनी भी चींटियां हैं, जितनी भी चींटियां, उनके वैज्ञानिक थोड़ा पागल भी होते हैं ना, आप लोग जानते हैं। तो वो चींटियों के बिलों का हमने सर्वेक्षण किया और हमने उसमें दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में भी किया, ऑस्ट्रेलिया में भी किया, और रियो डी जनेरो जो साउथ अमेरिका का सबसे नीचे वाला हिस्सा, वहां भी किया। और हमने सब जगह एक यूनिफिकेशन पाया, और वो ये पाया कि वो जो सवेरे सवेरे का जो नित्य क्रिया आप लोग करते हैं, जिसे आप वॉशरूम, बाथरूम या क्या क्या कहते हैं, उनका जो वॉशरूम बाथरूम है, हर चींटी के बिल में वो दक्षिण तरफ होता है। आप बताइए, वास्तुशास्त्र का इतना बड़ा ज्ञान किसने दिया, किस ज्योतिषी ने दिया? तो ज्ञान तो सब में है, लेकिन प्रज्ञान जो है वो केवल मनुष्य में है। क्यों? वो केवल ईश्वर में है।
प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म के अंदर प्रज्ञान है। अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म, ये मेरी आत्मा ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, और मैं अगर ब्रह्मास्मि हूं तो तू भी है, तो तत्वमसि तेरे अंदर भी है। तो ये है वी इक्विटेट आवरसेल्फ, हम ब्रह्म से अपनी तुलना करते हैं, वो एनिमल से अपनी तुलना करते हैं। बेसिक डिफरेंस यहां। खैर ये बहुत सारी बातें हैं, आपको अभी उन्होंने बताया हमारे बेनी माधव शुक्ल जी ने कि रशिया के अंदर क्या रिजिडनेस थी। मैं बाहर की बात नहीं करता। हमारे यहां एक वैज्ञानिक हुआ 1920 में, जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, ढाका यूनिवर्सिटी में था। उसको पीएचडी नहीं दी गई, पूरे लाइफ उसको पीएचडी, उसकी थीसिस नहीं दी गई, और अंत में हार कर उसने आइंस्टीन को भेज दिया। और उसने जो अपनी थीसिस लिखी थी वो बंगाली में लिखी थी। आइंस्टीन ने उसका जर्मनी में ट्रांसलेट कराने के बाद उछल गया एकदम। और वही एक फाउंडेशन हुआ जो उसके बाद अब जाकर हिग्स ने उस पर वो जो है बोशान खोजा। लेकिन वहां बदमाशी देखिए कि खोजने वाला सत्येंद्र नाथ बोस, नाम उसका पहले आना चाहिए, नाम उसका बाद में आया, उसको हिग्स बोशान कहा जाता है। ये रिजिडनेस है। दूसरा रिजिडनेस बताऊं, ये मनीषा को मालूम है, हमारे एक मित्र हैं मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में, बलबीर सिंह सिहाग, उनके दो छात्रों को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला पिछले 3 साल में। वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, डीन रहे, और उन्होंने एक किताब लिखी, चाणक्य द ट्रू फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। और वो पूरी किताब पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में नहीं छिपी। उन्होंने कहा हम आपकी किताब के कंटेंट्स को सैल्यूट करते हैं, लेकिन हम छापेंगे नहीं। वी कांट कॉम्प्रोमाइज विद एडम स्मिथ। हमारे लिए तो एडम स्मिथ है, आपके लिए चाणक्य होगा। ये टाइटल आप चेंज कर दीजिए, हम किताब छाप देंगे। और वो भी इतने रिजिड थे, जाट थे, वो दिल्ली आए और दिल्ली आकर उन्होंने छपवाई, और वो किताब अब मार्केट में है। तो ये रिजिडनेस हमने देखी है। हमने वो देखा कि जगदीश चंद्र बसु केवल वनस्पति नहीं, मेटल पर काम किया उसने, मेटल साइंस पर काम किया उसने। और उसने कहा कि मेटल भी डिके है आपके वाइब्रेशन से, उसमें टाइम लगता है, 10 साल लगता है। पौधों को हो सकता है 5 दिन में आप संगीत सुना दें, वो खिल जाएगा। मेटल को 10 साल आप संगीत सुनाएंगे, तब वो जाकर वो डेवलपमेंट होगा या डिके होगा, ये कहा। लेकिन उसके बाद आज तक हमारे दुर्भाग्य है, शुक्ल जी, हमारा दुर्भाग्य है कि जगदीश चंद्र बसु के बाद वो वहीं ठप रह गया। उसके बाद मेटल में क्या कहते हैं, चेतना है, इस पर कार्य नहीं हुआ, वहीं खत्म हो गया। वी आर टॉकिंग मच अबाउट द साइंस, ये नहीं हुआ। तो ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि योग है, ज्योतिष है, तंत्र है। आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए ये रहस्य बने। क्यों? कि शरीर देखिए, योग में देखिए और तंत्र में देखिए कि शरीर के किस चक्र पर आप ध्यान करेंगे या संयम बरतेंगे, तो उससे आपके, और या फिर ऋतु के अनुसार अगर भच्छा-भच्छ का आप ख्याल रखेंगे, तो आपका मन बुद्धि का जो संतुलन है वो कितना उत्तर बढ़ेगा। इस पर आज तक कहीं चर्चा नहीं हुई। वो समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वो वहां गए नहीं, वहां बात ही नहीं करते। और ज्योतिष के क्षेत्रों में जो हमारा व्यक्तिगत विषय है एस्ट्रोफिजिक्स, तो ज्योतिष के क्षेत्र में देखिए तो नक्षत्र और खगोल शास्त्र पर और सृष्टि के ऊपर जो शोध हमारे यहां हुआ वो अत्यंत महत्वपूर्ण। आपको एक ऋग्वेद के 8वें मंडल का 17वां जो सूक्त है, उसका जो 5वां मंत्र है वो मैं आपको सुनाता हूं कि यद दाओ इंद्रते सतम सतम सहस्त्रः सूर्य। माने हमारी आकाश गंगा में, ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि हमारी आकाश गंगा में अरबों सूर्य हैं। आज हम विज्ञान में जब नासा में हम काम करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो हमारी गैलेक्सी है, जिसको हम स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं,
हमारी 2 भुजाएं, वी हैव 2 आर्म्स, है कि नहीं? 4 तो नहीं है। गैलेक्सी के 14 आर्म हैं, 14 आर्म्स, और एक एक आर्म में 200 से 300 बिलियन सोलर सिस्टम। एक एक आर्म में 200 से 300 बिलियन सोलर सिस्टम, अरबों, 200-300 अरब सूर्य एक हाथ में, 14 हाथ हैं। आप अंदाज लगाइए कि एक गैलेक्सी में, और 9 खरब गैलेक्सी का एक ब्रह्मांड होता है, कितने सूर्य। और वो ऋग्वेद का ऋषि कह चुका है, यत दाओ इंद्रते शतम शतम सहस्त्र सूर्य। उसके बाद में और आ गया, जब सूर्यमंडल है तो नवग्रह भी होंगे, प्लैनेट्स भी होंगे। तो अगर सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, तो प्लैनेट्स होंगे। तो प्लैनेट्स होंगे तो उसमें अर्थ लाइक प्लैनेट भी होगा। अर्थ लाइक प्लैनेट का मतलब पृथ्वी नहीं, अर्थ लाइक प्लैनेट का मतलब 37 डिग्री से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, ऑक्सीजन हो, वाटर हो और वनस्पतियां हो। अगर ये है तो अर्थ लाइक प्लैनेट है, उसमें एटमॉस्फेयर हो तो वो प्लैनेट है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अर्थ लाइक प्लैनेट। तो वो अगर प्लैनेट है, अगर सोलर सिस्टम है तो प्लैनेट होगा। ऋषि ने वहां भी कहा है, और वो अथर्ववेद का 8वें अध्याय का 9वें सूक्त का पहला मंत्र है, कस्मात लोका कथमस्या पृथ्व्या। किस लोक से, किस पृथ्वी से बात कर रहे हो? क्यों कहा? हवा में तो नहीं कहा, और हवा में कहा तो आज विज्ञान उसको प्रमाणित कर रहा है। ये कल्पना नहीं हो सकती। उसके बाद क्या कहता है? अब देखिए, आप हमारे को कहा जाता है कि हमारे यहां तो ये जो वेद वैज्ञानिक गडेरियों के गीत है, मैक्स मुलर ने यही कहा था। और क्या कहते हैं कि थ्योरेटिकल साइंस है, ये सपेरों का देश है, थ्योरेटिकल साइंस की बात करते हैं, ये प्रैक्टिकल साइंस नहीं करते। आई डू एग्री, क्योंकि वो बोलते हैं कि फिर उसका प्रूफ बताइए। उनको बोल दो कि मैं यहां हूं। थ्योरेटिकल साइंस बिल्कुल गलत है। हमारे यहां प्रैक्टिकल साइंस ही था। अभी आपने कहा शुक्ला जी ने कि वेधशाला, ये बहुत सारे लेबोरेटरीज नहीं होंगे। आज आप देख लीजिए कि उज्जैन में देख लीजिए, वो वेधशाला है कि नहीं? बराहमीर के जमाने की वेधशाला आज भी। सवाई मान सिंह ने जो वेधशाला बनाई थी, वो जंतर मंतर आप देख रहे हैं, या उदयपुर जयपुर का जो है, वो छोड़ दीजिए, ये तो हाईलाइट है। आप छत्तीसगढ़ में, हम लोग गए थे छत्तीसगढ़ में, हमने जाकर देखा छोटे छोटे सूर्य को किस तरह नापने के, वो जो पत्थर पहाड़ की जो शिलाएं हैं उसको काट के इस तरह वेधशालाएं बनाई गई है। अब उसकी टेक्नोलॉजी हम नहीं जानते, हम जानते नहीं कि कैसे होता। सारी वेधशालाएं छत्तीसगढ़ में पड़ी हुई है। सरगुजा एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां का आयरन ओर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आयरन ओर, जिसमें जंग नहीं लगता है। लेकिन आज का जो रसायन विज्ञान का विद्यार्थी है, उस आयरन ओर को वैसे नहीं बना सकता। और इसी बीएचयू में लाया गया था कि इनको रख लीजिए, और इसी बीएचयू ने कहा कि ये फॉर्मल डिग्री इसके पास नहीं है, इसलिए हम इसको प्रोफेसर नहीं बना सकते। ये दुर्भाग्य है इस देश का। और इसलिए मैंने एजुकेशन पॉलिसी में वो मेरे को बड़ा पिंच किया, और वो इतना पिंच किया शुक्ला जी, मैं बताऊं कि मैंने एजुकेशन पॉलिसी में वो रखा है, प्रोविजन रखा है कि अगर उसके पास कोई फॉर्मल डिग्री भी नहीं है, लेकिन उसके पास हुनर है और इंडिजिनियस साइंस में वो एक्सपर्ट है, तो उसको प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया जाए। तो अब आप ये देखिए, बहुत ब्यूटीफुल बात जो आप लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर, अक्ष पर टिल्ट है, झुकी हुई है, और 23.439182 ये डिग्री झुका हुआ है, और वो घूम रही है, चक्र पर घूम रही है, एक्सिस पर घूम रही है कि नहीं? ये एकदम क्लियर। उसके लिए आप देखिए कि मंत्र क्या है, अक्षणयो चक्रिय परिणहम पृथिव्या। अक्ष पर चक्र के मुताबिक पृथ्वी घूम रही है, ऋग्वेद का मंत्र। अब ये बताइए मुझे, आप लोग बाकी साइंस नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, जानते हैं तब भी अच्छा है। आप ये बताइए कि आप इस हॉल में बैठे हैं, इस हॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, आप इस हॉल में बैठकर नहीं जान सकते हैं, अनटिल अनलेस यू गो आउट।
आप जब बाहर जाएंगे तभी इस हॉल के विषय में आप बता सकते हैं कि नहीं? आप बताइए, जाना पड़ेगा। तो कैसे ऋषि ने, ऋग्वेद के ऋषि ने कह दिया कि अक्ष पर पृथ्वी चक्र के मुताबिक घूम रही है? इसका मतलब है कि वो ऋषि जो है पृथ्वी से बाहर जाकर पृथ्वी को घूमते हुए देखा होगा। दैट इज अ प्रैक्टिकल साइंस। उसके बाद दूसरा मंत्र देखिए, पृथ्वी से संबंधित 7वें मंडल का 99वें सूक्त का दूसरा मंत्र, 7वें मंडल का 99वें सूक्त का दूसरा मंत्र, वो क्या कहता है? दादर्थ प्राची ककुभम पृथिव्या। मतलब यह है कि जो पृथ्वी है, बूढ़ी औरत की झुकी हुई कमर वाली पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ गति कर रही है। आज साइंस कहता है कि ये जो मूवमेंट्स हो रहा है, ये अर्थ का पश्चिम से पूरब की तरफ हो रहा है, इसलिए सूर्य वहां निकलता, दिन वैसे शुरू होता है। पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। और हम लोगों की जो एक्टिविटी है वो एंटी नेचुरल है कि हम पूरब के लोग पश्चिम को फॉलो कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ आ रही है। दैट इज अ इंडिकेशन दैट फॉलो ईस्ट। आप पूरब को अनुभूत कीजिए, पूरब को समझिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम पश्चिम की तरफ भागे जा रहे हैं। उसके बाद सतपथ ब्राह्मण का एक श्लोक है, परिमंडलम ओवा अयम लोका। माने ये हमारे जितने लोक हैं वो सब गोल हैं। कहां से बताया? आप यहां से देख तो नहीं सकते कि सारे लोग गोल। गया होगा ऋषि, कैसे गया होगा वो एक बिग क्वेश्चन है, क्योंकि हमने छोड़ दिया। लेकिन बगैर गए वो बात कह नहीं सकता। आज साइंस कहता है कि जो ग्रेविटेशनल मोड है, उस मोड की वजह से सारी चीजें गोल हो जाती हैं, राउंड हो जाती हैं। आप देखिए, आपके हाथ गोल है कि नहीं? उंगलियां गोल, पेट गोल है, सर गोल है, सारा गोल। तो गोल इसलिए है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का सिस्टम है, और पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा ये ब्रह्मांड जो है वो ग्रेविटेशनल मोड में। उसके बाद इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं कि सप्तर्षि 100 वर्ष एक नक्षत्र में रहते हैं। ये बात हमने कही। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आपके यहाँ पंचांग निकलता है, एक तो काशी विश्वविद्यालय का ही है। आप लोग देखते हैं कितने फोरकास्ट हो जाती है। और ये आज से नहीं हो रही कि आज शुरू किया या महामना के जमाने से शुरू हुआ। ये तो बहुत दूर से, बहुत अनादिकाल से शुरू है। तो इसके मतलब वो ज्ञान हमारे को, नक्षत्रों का हमारे पास है। अब प्रकाश की गति की अगर आप बात करें कि प्रकाश की गति, ये माइकलसन ने निकाली, वेलोसिटी ऑफ लाइट। आइए मंजीत जी, प्लीज प्लीज कम। हमारे आदरणीय मंजीत जी पधार गए हैं। यहां आइए, यहां आइए। सॉरी, मैं आपको देख नहीं पाया। मैं बच्चों, क्योंकि आप लोगों के लिए लेक्चर है ही नहीं, ये तो बच्चों के लिए है। आप लोग तो सब ज्ञानी विद्वान लोग बैठे हैं। तो प्रकाश की गति, वेलोसिटी ऑफ लाइट, उस पर हम माइकलसन की बात करते हैं, हम नहीं देखते। और संस्कृत के विद्वान हैं, इनसे पूछिए इन लोगों से, तो ये लोग क्या कहेंगे कि वो तरणी विश्व दर्श, तो वो जो ऋग्वेद का पहले अध्याय का पहले मंडल का 50वें सूक्त का जो मंत्र है, चौथा मंत्र, और वो तरणी, उस पर सायण ने कहा था, हाँ सायण ने जो उसका भाष्य किया था, उसके मुताबिक प्रकाश की गति जो है 1,85,000 माइल पर सेकंड। ये बात कही। मैं कहता हूं वेद में जाइए, किसी भाष्याकार के भाष्य को मत पढ़िए, क्योंकि इफ आप अगर किसी का भाष्य पढ़ रहे हैं तो यू आर रीडिंग द माइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर जेंटलमैन, यू आर नॉट रीडिंग द एक्चुअल टेक्स्ट। तो आप वेद को पढ़िए। वेद क्या कहता है? तो वेद कहता है तिर्यत दिवः परि मुहूर्तम आगतः स्व।
माने एक मुहूर्त में, गहराई से समझना, एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं। एक मुहूर्त में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 3 बार आता है और 3 बार वापस चला जाता है। तो 3 + 3 कितना हो गया? 6। 48 6 का भाग कर दीजिए, कितना हुआ? 8 मिनट। 8 6 का 48, 8 मिनट हुआ। आज साइंस कहता है कि सूर्य यहां से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और 3 लाख किलोमीटर की गति से जब सूर्य का प्रकाश आता है तो हम जो सूर्य देख रहे हैं हमेशा 8 मिनट 19 सेकंड पुराना सूर्य को देखते हैं। और वेद कहता है कि वो जो है प्रकाश सूर्य से यहां पहुंचने में 8 मिनट लगता है। इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन कहां मिलेगा? कैसे हुआ? आप स्पेक्ट्रम की बात करें, स्पेक्ट्रम की बात करें, वर्णक्रम, प्रकाश वर्णक्रम की बात करें, तो हम कहते हैं कि न्यूटन ने कहा कि 7 कलर, 7 रंग हैं, विविगोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और विक्टर हेस ने 1920 में 2 और रेडिएशन खोजे और वो है अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड, पैराबैगनी और अवरक्त। तो कुल हो गए 9। ये 9 की बात की गई। हमारे यहां कृष्ण यजुर्वेद को उठा लो और कृष्ण यजुर्वेद के पहले अध्याय का 7वां सूक्त का पहला मंत्र आप देखिए। आरोग, भ्राज, स्वर्ण, पटर, पतंग, ज्योतिष्मान, विभास, हृणय जिह्वा, हृणय पाणी, सविता उपहवे। क्या कह रहा है? आरोग मतलब लाल, भ्राज का मतलब नारंगी, स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब ये देखो ये बैठे है, वो देखो बैठा है, पीला वस्त्र पहना। स्वर्ण पीला ही होता है ना, स्त्रियों को मालूम है स्वर्ण क्या होता है। तो स्वर्ण, पतंग हरा, पटर नीला, ज्योतिष्मान क्या हो गया? जामुनी, विभास बैगनी, हृणय जिह्वा, हृणय पाणी। उसको समझने में बड़ा प्रॉब्लम होता है सर। वो इसलिए कि अल्ट्रा वायलेट का वेवलेंथ छोटा होता है, शॉर्ट होता है, और इंफ्रारेड का वेवलेंथ लंबा होता है। तो हृणय जिह्वा माने जीभ छोटी है, हृणय पाणी वो लंबा है। तो वो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड, सविता उपहवे, सविता के ये 9 रंग हैं। आप बताइए, आप कह सकते हैं कि ये न्यूटन ने या विक्टर हेस ने दिया था? लेकिन हम पढ़ते नहीं। हम तो वेद ग्रंथ को, आप तो शुक्ला जी अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग तो वेद ग्रंथ को दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर में शीशे में बंद करके लाल कपड़े में बांधकर अगरबत्ती जलाते हैं। तो अगर वेद की किताब को लाल कपड़े में बांध के अगरबत्ती जलाओगे तो वो जो धोबी जिसको लेके चलता है, जिसमें बोझा डालता है, वही होगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। उसी प्रकार अब आप एक देखिए कि हमारे शुक्ल जी ने ये बताया कि परमाणु का सिद्धांत। तो परमाणु का सिद्धांत जो है वैशेषिकी सूत्र में डाल्टन से पहले अगर किसी ने दिया तो कणाद ने दिया। और वो 7वें उसका जो अध्याय वैशेषिक सूत्र का 7वां का 1/20 और 23 मंत्र जो है वो पूरा का पूरा परमाणु विज्ञान। एंड दे एडमिट, वो एडमिट करते हैं, यहां अगर हम बोल दे तो बोले भगवाकरण हो गया, भारत में बोलना पाप है, वो एडमिट करते हैं क्योंकि वो इस मामले में ऑनेस्ट हैं। अगर उनको प्रमाण के सहित बोलेंगे तो वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमें कह दिया जाए, आप गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन अगर आप बात करें तो सीधे कहा गया है, 1 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बाद मैं तो उपेंद्र जी के लिए सारी बातें बोल रहा हूं। आप अगर ग्रेविटेशन की बात करें तो किसी से पूछ लिया जाए कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? न्यूटन ने, कणाद ने। बताओ कौन कौन सा मंत्र है? बोलो। हाँ वो तो ठीक है। उसका जो सबसे सीधा मंत्र है जो लेमैन भी समझ जाएगा वो ये है
कि अपा संयोग अभावे, अगर होल्डिंग कमजोर हो गई, पकड़ कमजोर हो गई, अपा संयोग अभावे गुरुत्वात पतनम, गुरुत्व की वजह से पतन हो जाएगा। किसने कहा? गणाद ने कहा। भास्कराचार्य ने कहा आकृष्ट शक्तिश्च मही, लेकिन उससे पहले कणाद ने कहा। हमें पढ़ाया जाता है कि न्यूटन ने कहा, हमारे बच्चे जो वही पढ़ते हैं कि न्यूटन ने कहा, हमने भी वही पढ़ा था एमएससी में, पीएचडी में, हमने भी वही जाना। लेकिन बाद में जब हम डाइवर्ट हुए, हमने देखा इसमें क्या है, तब समझ में आया कि क्या है। तब समझ में आया कि आज तक की जो पीएचडी वगैरह की डिग्री है, मैं तो कुलपति जी से अनुरोध करूंगा कि अगर वापस लेना चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि वो गलत थी डिग्री। और मैं एक चीज और मानता हूं कि मैं आपसे कहूंगा, आप लोग भारत के भविष्य हो, और गरिमा इसी में है विद्वान की कि वो नम्र हो। दुर्भाग्य यह है कि जब विद्वान होता है आदमी तो फिर वो नीचे नहीं देख पाता, इतना ऊर्ध्वरेता हो जाता है कि नीचे दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए विद्वान होइए और विनम्र बनिए। विद्या ददाति विनयम। और इसका सबसे पहला उदाहरण, दो तीन उदाहरण दूंगा कि कभी भी ये जो आपका नाम है, हमारे मंजीत जी का नाम है या उपेंद्र जी का नाम है, ये नाम या मेरा नाम है या हमारे विजय शंकर शुक्ल जी का नाम है, ये जो भी नाम है ये इनका दिया हुआ नहीं है या मेरा दिया हुआ नहीं है, ये हमारे माता पिता ने रखा या हमारे दादा दादी ने रखा। तो माता पिता के दिए हुए नाम में छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है, हम माता पिता की उस तरह से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, दूर हैं नौकरी का, लेकिन उनको असम्मानित नहीं करना चाहिए। अगर आपने छेड़छाड़ कर दिया तो आप माता पिता को असम्मानित करते हैं। और मेरे साथ शुक्ल जी बताएं आपको कि बेनी माधव जी, मेरे साथ एक घटना घटी जब मैं प्रधानमंत्री के साथ था, तो एक अफसरों की ग्रेडेशन लिस्ट बनती है, ब्यूरोक्रेट्स की, और उस ग्रेडेशन लिस्ट में आप तो जानते हैं, और उस ग्रेडेशन लिस्ट में मेरा नाम आ गया डॉक्टर ओपी पांडे। तो मैंने प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट किया और मैंने कहा कि दिस नेम है, माय नेम इज ओम प्रकाश पांडे एंड दिस नेम हैज बीन गिवन बाय माय पेरेंट्स। तो हु हैज गिवन द अथॉरिटी टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू चेंज माय नेम, शॉर्ट माय नेम फ्रॉम ओम प्रकाश पांडे टू ओपी पांडे। रिग्रेट आया वहां से, रिग्रेट आया, तो माने की गलती हो गई। तो हमें चाहिए कि आप अपना नाम, मां बाप का दिए हुए नाम को कट शॉर्ट नहीं करें। आप किसी अंग्रेज को देख लीजिए, थोड़ा सा कट शॉर्ट कर दीजिए, पूरा नाम लिखते हैं। और डॉक्टर और प्रोफेसर की डिग्री नहीं लगाते, वो अहंकार है। प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे ना, मैं तो मना किया हूं इन लोगों को, कहीं न बायोडाटा पढ़ेंगे न प्रोफेसर डॉक्टर लगाएंगे। और मैं लगातार बोलता हूं, प्रोफेसर लगा दिया, यहां बच्चे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो डर जाएगा, बहुत भारी प्रोफेसर है। तो डर पैदा करने के लिए जरूरी नहीं है, आचार्य कह दिए चल जाएगा। प्रोफेसर डॉक्टर, आप देखिए कोई भी साइंटिस्ट अपने नाम के आगे डॉक्टर और प्रोफेसर नहीं लगाए। चाहे आइजैक न्यूटन को देख लीजिए, चाहे एल्बर्ट आइंस्टीन को देख लीजिए, चाहे हेजनबर्ग को देख लीजिए, चाहे डेविड बोम को देख लीजिए, चाहे नेल बोर को देख लीजिए, और अभी जो मरा है स्टीफन हॉकिंस को देख लीजिए, किसी ने नहीं लगाया। यहां तो थोड़ा पीएचडी मिली नहीं, और वो भी पीएचडी कैसे मिलती है आप लोगों को मालूम है। आई विल नॉट एलाबोरेट द थिंग्स। तो ये सारी चीजों से हमें बचना पड़ेगा। तो गति के नियम की बात करिए तो वैशेषिक सूत्र में गति का नियम दिया। विमान शास्त्र की आपने बात करी, उपेंद्र जी ने करी मेरे ख्याल से, विमान शास्त्र की बात करी, विमान शास्त्र की बात की। विमान शास्त्र है हमारे पास, और कहा गया है कि विमान कैसा है, तो कहा गया कि देशाद देशांतर तद दीपा दीपांतर तथा लोका लोकांतर चापी यो अंबरे अंबरे गंतु महर्ति स विमान।
जो आकाश में लोक लोकांतर तक जाए, दीप दीपांतर तक जाए, देश देशांतर जाए, वो विमान है जो आकाश में जाए, अंबर है। यह डेफिनेशन है। और उसके बाद ये ऋषि भारद्वाज का डेफिनेशन, और उसके बाद ऋषि भारद्वाज के हिसाब से बापूजी तलपड़े नाम का एक व्यक्ति राइटर्स बंधुओं से 8 वर्ष पहले बॉम्बे के चौपाटी पर उसने विमान बनाया और उड़ाया, और 1500 मीटर विमान गया। गायकवाड़ ने उनको फंड दिया। 1500 मीटर विमान गया और उसके बाद डैमेज हो गया। वो सक्सेसफुल नहीं था। वो एक बार की घटना है। राइटर्स बंधुओं के साथ 9 बार ये घटना घटी, 9 बार वो डैमेज हुआ, 10वें बार वो सक्सेस हुए, और राइटर्स बंधु को बता दिया गया कि वो विमान इन्वेंशन उनकी देन, उसको उसके लिए किनारे कर दिया गया। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये ह्यूमिलेशन हमने सहा, ये ह्यूमिलेशन है हमारा। उसके बाद नौका विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, वृष्टि विज्ञान है, प्राणी विज्ञान है। आप छोड़ दीजिए, भ्रूण विज्ञान है। आपको बताऊं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई शास्त्र मत पढ़िए, कोयम्बटूर चले जाइए, वहां से 80 किलोमीटर दाहिने चले जाइए, और वहां जाने के बाद में आपको मुल्ला वाइबन नाथर मंदिर मिलेगा, और उस मेन रोड पर वो मंदिर है, और उस मंदिर में खड़े हो जाइए, भीतर भी मत प्रवेश कीजिए, उसके दीवार को देखिए। पहले महीने में भ्रूण में शिशु की क्या आकृति होती है, दूसरे महीने में क्या होती है, तीसरे महीने में क्या होती है, चौथे महीने में क्या होती है, 7वें महीने में क्या होती है, और 8वें महीने तक का है, 8वें महीने में क्या होती है, एकदम चित्रांकन किया हुआ है। कहां से सीखा उन्होंने, कहां से सीखा? PS7 लेवल है हमारा ब्लड का। PS7 लेवल जो है, सुश्रुत का पढ़ लीजिए, PS7 आपको पता चल जाएगा कैसे ब्लड का PS7 लेवल क्या है। आज जो है PS7 में गड़बड़ी हो जाने से कैंसर हो जाता है। एल्कलाइन चाहिए। एल्कलाइन कहां मिलेगा? तो एल्कलाइन मिलेगा बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में बेर मिलती है। मैंने बसंत पंचमी पर लोकसभा टीवी पर बोला था, आप लोगों ने, अगर कुछ लोगों ने सुना होगा तो सुनिए। सबसे मैक्सिमम एल्कलाइन अगर कहीं मिल सकता है तो बेर में मिलता है। बेर जो खाते हैं आप, सबरी के बेर जो कहा गया, बेर में मिलता है, और इसी महीने में मिलता है। और आपने अगर वो खा लिया तो पूरे साल 365 दिन जितने एल्कलाइन की जरूरत है आपकी बॉडी के, क्योंकि आपकी बॉडी एल्कलाइन की वो स्टोरेज हो जाए। मकर संक्रांति के दिन अगर आपने तिल खा लिया, वो तिल का नहीं खाते हैं, तिलकुट खाते हैं कि नहीं, वो तिल खा दिया, 100 ग्राम तिल अगर आपने ले लिया तो 875 mcg आपको सीधे के सीधे विटामिन डी आपको मिल जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा। व्हाट ए ग्रेट टेक्नोलॉजी। बच्चा का कितना ख्याल था। और ये नहीं कि तिल बाद में खाइए तो नहीं मिलेगा, वो उसी मकर संक्रांति के 3 दिन तक अगर आप खाएंगे, माने वो 15 को है तो 15, 16, 17 तभी आपको मिलेगा। 20 को खाएंगे तो नहीं मिलेगा। ये हमारा कैलकुलेशन, ये हमारा ये था। हम लोग नहीं करते। हम तो 10 दिन पहले से खाना शुरू करते हैं, और जिस दिन मकर संक्रांति उस दिन खाते ही नहीं। सेंधा नमक में एल्कलाइन। अब आप देखिए, आप लोग व्रत रहते हैं, कोई भी पूछा जाए कि भाई आप व्रत हैं, जैसे मैं आज सोमवार हूं, मनीषा मेरे लिए बना के लाई हो कुछ, तो हम क्या थोड़ा नमकीन भी बना के, सेंधा नमक डाल के बना के लाइए। अब किसी से पूछ लिया, मेरे से तो कोई पूछेगा तो मैं सही जवाब दूंगा, लेकिन ऐसे लेमैन से पूछ लीजिए कि भाई सेंधा नमक क्यों खा रहे हो व्रत के दिन, नमक नहीं खाना चाहिए। बोला वो शुद्ध नमक है इसलिए खाते। तो भैया जब व्रत के दिन शुद्ध नमक खा सकते हो तो दूसरे दिन अशुद्ध नमक खाने के लिए किसने बोला? किसने बोला कि थायराइड को इन्वाइट करो, आयोडाइज नमक खा करो? आज 68% थायराइड पेशेंट्स हैं बिकॉज ऑफ दिस सोडियम क्लोराइड। कोई डॉक्टरी में पढ़ाया जाता है, कहीं मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है? हमें वो साइंस नहीं चाहिए जो केवल लेबोरेटरी में सिद्ध हो। हमें वो साइंस चाहिए जो आपके हेल्थ कंसर्न हो और आपको आगे बढ़ाए। वो साइंस की आवश्यकता है।
और ये होलिस्टिक साइंस केवल वेद में मिलेगा। और वेद में जो इन्होंने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं हृदय रंजन शर्मा जी से कि वेद जो है, वैदिक विज्ञान क्या होता है, ये भी मैंने कभी काफी देर प्रश्न किया। आजकल लिख दें वैदिक विज्ञान। वैदिक विज्ञान क्या है? वेद तो स्वतः ही विज्ञान है। ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान तीनों उसमें समाहित। और विज्ञान क्या है? विविध ज्ञानम विज्ञानम, विरुद्ध ज्ञानम विज्ञानम, तो विशेष ज्ञानम विज्ञानम। तो वैदिक विज्ञान क्या है? पश्चिमी विज्ञान। अरे पश्चिम का विज्ञान नहीं होता, वेस्टर्न एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन। व्हाट इज द डिफरेंस? एजुकेशन ही होता है। वेस्टर्न और ईस्टर्न क्या होता है? शिक्षा एक ही होती है, विज्ञान एक होता है, सूर्य एक है। वो पश्चिमी मानसिकता हो सकती है, वो अलग है, लेकिन पश्चिमी शिक्षा तो नहीं हो सकती। शिक्षा का कुशिक्षा उन्होंने कर दिया होगा। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं लोगों को, वी आर टीचिंग सोशल साइंस। और पिछली बार राम प्रवेश मिश्र जी के यहाँ, पाठक जी के यहाँ बुलाए थे, और मनीषा भी थी उसमें। सोशल साइंस हम बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मैकियावेली पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? ये पढ़ा रहे हैं। वो सारे वेस्टर्न राइटर की टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कोई गलत नहीं लिखा है। आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, दे आर 100% करेक्ट। उन्होंने अपने सिस्टम के हिसाब से लिखा, अपनी धरती के हिसाब से लिखा, अपने सामाजिक फाइबर के हिसाब से उन्होंने लिखा। दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिया। वी हैव ए डिफरेंट कल्चर। आप उसको इनको पढ़ाएंगे तो ये भी तो वेस्टर्न बनेंगे ना। फिर बोलते हैं लड़के बिगड़ गए। लड़के कभी नहीं बिगड़ते। हम आचार्य रिस्पॉन्सिबल हैं, हम इनको ठीक ढंग से शिक्षा नहीं दे पाते। अगर हम इनको भारत पढ़ाएंगे तो ये भारत को समझेंगे। वी आर रिस्पॉन्सिबल। और सिटीजन जो है वो क्लासरूम में गढ़ा जाता है। सिटीजन पार्लियामेंट में और चुनाव में नहीं गढ़ा जाता। और शुक्ला जी, आप बहुत पैट्रियोटिक रहे, उस समय की स्पिरिट बहुत रही, लेकिन आपको एक चीज बताते हुए मुझे बहुत अपार कष्ट भी होता है। और मैं ये संकोच नहीं करता हूं। मैं मंत्रियों के सामने भी, भारत सरकार में भी जब मैं बोलता हूं तो मैं इसी बात को कहता हूं, इसलिए मुझे कोई संकोच नहीं है। पत्रकार बंधुओं, ये नोट कर लीजिए कि हम स्वाधीन जरूर हुए, हम स्वाधीन हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वाधीन हो गया, लेकिन हमने क्या किया? हमने परतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। हमारी दंड विधान व्यवस्था, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, सब 1800, इंडियन एविडेंस एक्ट, हमारी जुडिशियरी पाश्चात्य की, हमारा एजुकेशन सिस्टम पाश्चात्य, हमारा मोड ऑफ बैंकिंग पाश्चात्य, हमारी हुंडी थी। आज डॉलर की बात कर रहे हो आप लोग कि डॉलर वर्ल्ड इंटरनेशनल करेंसी है। हमारा एक बनिया जो है सूरत का या कहीं का एक हुंडी दे देता था, वो इनकैश इजराइल में हो जाता था, वो वाशिंगटन में हो जाता था, ग्रेट ब्रिटेन में हो जाता था। वो हुंडी की ये वैल्यू होती थी। वाई वी आर नॉट स्टार्टिंग विद हुंडी? क्योंकि डॉलर को तो हम पीट नहीं सकते, क्योंकि डॉलर एक लेवल में चला गया, एक क्रेज हो गया। हम क्यों नहीं डेवलप कर सकते अपनी हुंडी को? हम उनको फॉलो करेंगे तो आज जहां है 50 साल अगर हम फॉलो करके हमने टारगेट बना लिया कि अगले 50 इयर्स में मैं अमेरिका बन जाऊंगा, तो अगले 50 इयर्स में अमेरिका तो और दुगना अमेरिका बन जाएगा। आप हमेशा ट्रेलिंग में रहेंगे, पीछे रहेंगे। इसलिए आप ऐसी लाइन खड़ी करिए जहां से आप खड़े हो जाएं और आपके पीछे लाइन लग जाए, तब जाके लीडर हैं। तो हम स्वाधीन नहीं हैं। स्वाधीन देश में परतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हैं हम लोग। ये अभिशप्त हैं हम लोग डेमोक्रेसी में इस पर बात नहीं करते। देख लेते हैं फलनवा खड़ा है, उसको वोट दे दो, हमारी बिरादरी का है, उसको वोट दे दो। वी नेवर आस्क देम। हम उनसे ये नहीं पूछते हैं कि तुम हम अपनी व्यवस्था लाओगे कि नहीं लाओगे। अगर लाओगे तब हम वोट करेंगे। स्वाधीन देश में परतंत्र होकर रहना सबसे बड़ा अभिशाप है, और वो हम पिछले 70 साल से भोग रहे हैं। उस पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी लोग, क्योंकि वो जो चुन के जाते हैं, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो भी ब्रिटिश का दिया हुआ है।
पार्लियामेंट्री सिस्टम छोड़ दीजिए, जो गांव पंचायत चुन के जाता है वो भी ब्रिटिश का दिया हुआ। सारी व्यवस्था ब्रिटिश की है, यू कांट गो अगेंस्ट दैट। संविधान की बात करो, इंडिया एक्ट 1935 की कॉपी कह दीजिए तो बाउंडर हो जाएगा। रियलिटी ये है। तो ये सारी चीजें हमें सोचना पड़ेगा, और हम नहीं सोच पाए, ये हमारी गलती थी, हमारी कमजोरी थी। शुक्ल जी नहीं सोच पाए, ये हम लोगों की थी। लेकिन आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सोचोगे, क्योंकि 70 साल का एक्सपीरियंस प्लस आपके एक्सपीरियंस दोनों एड हो जाए तो आप 90 और 95 पर हैं। हमको वो एडिंग नहीं मिली थी, हमको किसी ने बताया नहीं था। हम लंबे समय से जाकर ये सीख पाए और समझ पाए। आपको बताने के लिए मैं खड़ा हूं, और आप अपने एज के साथ वो एक्सपीरियंस काउंट कर लीजिए तो आप कितने बड़े हो गए। एंड आई होप सो दैट यू विल फाइट फॉर दैट। आई होप सो। इज इट? आई एम राइट? मेरी उम्मीद पर आप लोग खरे उतरेंगे, मालवीय जी के नाम को करेंगे, क्योंकि मालवीय जी ने यहां पर ज्ञान और विज्ञान दोनों परंपरा को स्थापित करने के लिए इस संस्थान की नींव रखी थी, और आज वो फलीभूत होने जा रही है। एक विशुद्ध आचार्य हमारे उपेंद्र त्रिपाठी के माध्यम से अनवरत परिश्रम किया है इस व्यक्ति ने, और ये केवल परिश्रम करके कुछ खड़ा नहीं करना चाहता है, ये उसमें जीना चाहता है, और एक मॉडल के रूप में इसको आगे ले जाना चाहता है। और आप लोग मैं सभी जानता हूं, सब वरिष्ठ लोगों से मेरा निवेदन है कि उसको सहयोग करिए और इसको आगे ले जाइए, तब जाकर ये बात बनेगी। और आपको एक चीज और बता दें, चाहे कितनी भी एलर्जी हो किसी को भी, लेकिन एक चीज है कि ये जो भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, इट इज नॉट फॉर वी ओनली, हमारे लिए नहीं है। ज्ञान और विज्ञान कभी किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं होता है, वो सार्वभौमिक होता है कि नहीं? अगर मोबाइल बना है तो कहां आपके पास है मेरी मोबाइल? अगर मैं पॉकेट में देख रहा हूं, अगर आप मोबाइल बनी है आपके पास, किसी ने बनाया है, लेकिन इस्तेमाल आप भी कर रहे हैं, है कि नहीं? ये किसी ने बनाया होगा, इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो विज्ञान में जो भी नवाचार होगा, जो भी इन्वेंशन होंगे, वो सबके लिए है, ये पूरे सार्वभौमिक। और उस सार्वभौमिक में अगर भारत का जो विभूति है, भारत की जो ज्ञान विज्ञान की जो थाती, बहुत आगे थे, अगर उसको हम आज जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ अगर हम ऐड कर दें, हम एकदम डिस्कार्ड कर देते हैं। ज्योतिष, मैं अभी 29th एशियन एस्ट्रोलॉजिकल एंड एस्ट्रोनॉमी कॉन्फ्रेंस में गया था, आपको शुक्ला जी बताएं, जमशेदपुर में हुआ। आई वॉज द चीफ गेस्ट। वहां पर प्रेस रिपोर्टर ने एक प्रश्न कर दिया कि सर, बीइंग ए साइंटिस्ट कैन यू एडमिट द एस्ट्रोलॉजी? मैंने कहा ऑफ कोर्स। वो बड़ा घबरा गया, बोले क्या बात कर रहे हैं सर, सारे वैज्ञानिक बोलते हैं ज्योतिष कुछ नहीं है। हम जो कहते हैं उनसे ये पूछो कि ज्योतिष शास्त्र उन्होंने पढ़ा है क्या? आप किसी चीज को कंडम करेंगे तो आपकी स्टडी होनी चाहिए कंडम करने की। अगर आपकी स्टडी नहीं है, हाउ कैन यू डेयर टू डिस्कार्ड दैट थिंग? आप नहीं कर सकते। मैं कहा वो वैज्ञानिक ही नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकता तो यही बताती है कि हम किसी चीज का अध्ययन करें और उसको कंडम करते हैं। बगैर अध्ययन किए आप कंडम कर रहे हैं। आपको एक किस्सा बताऊं, आपको शुक्ल जी, आपको एक किस्सा बताऊं कि डॉक्टर होमी भाभा बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और हमारे एक मित्र हैं अहमदाबाद में, गौतम पटेल, अभी वो 80 वर्ष के हैं, आप तो जानते हैं। उनके पिताजी के वो दोस्त थे। तो गौतम पटेल हमको बताते हैं कि वो गुजरात के किसी गांव में होमी भाभा को ले गए, मित्र हैं, ले गया, बोला भाभा चलो, होमी, वो भाभा नहीं बोलता था, होमी चल, मैं तुझको एक विज्ञान की एक चीज दिखाता हूं। वो बोले कहां? और वो लेके गया, और 50 किलोमीटर दूर बड़ौदा से दूर एक गांव में ले गया, और उस गांव में जब लेके गया तो वहां पर एक बहुत फटा कपड़ा पहने, वो गांधी जी वाली धोती स्टाइल में पहने हुए एक आदमी, गरीब आदमी बैठा हुआ था चारपाई पर, लकड़ी की मंजी पर, वो नारियल वाली। तो उसने कहा कि ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, ये आए हैं, और तुम इनके प्रश्नों का उत्तर दोगे, इनको समझाओगे, तुम्हारे अंदर जो गुण है
तो तुम बहुत बड़े आदमी हो जाओगे, तुम्हें अच्छा पक्का मकान बन जाएगा, ये चारपाई भी अच्छी हो जाएगी, तुमको साइकिल भी मिल जाएगा। उस जमाने में तो यही है। तो बड़ा डर रहा था। तो बहुत प्रेशर करने पर झिझक छोड़ते हुए उसने कहा ठीक है सर, मैं छोटी सी चीज पूछ लेता हूं, साहेब के पॉकेट में कुछ नोट है कि नहीं? तो उनके पास वो 10 रुपया वाला बड़ा वाला नोट होता था ना पहले के जमाने में, आप लोगों ने तो देखा है, इन लोगों ने तो नहीं देखा। तो वो था, तो बोले ये निकाल लीजिए। बोले वो नोट में जो लिखा हुआ है मैं लिखता हूं। और वो 15 मीटर दूर बैठा हुआ था और वहां पर वो पत्थर लेकर वो मट्टी में वो डिजिट जो है वो सारे डिजिट लिख दिए। वो अनपढ़ आदमी, गिनती नहीं आती उसको, अंग्रेजी के अल्फाबेट तो बहुत दूर की बात है, और अल्फाबेट और डिजिट उसने जो नोट में नहीं होते नंबर्स, वो सारे उसने लिख दिए और बोले आकर देख लीजिए यही लिखा हुआ है क्या? तो वो नोट लेके गया होमी और देखा तो एग्जैक्ट वही। तब उसने, पटेल ने उससे पूछा, नाउ होमी यू टेल मी व्हाट योर साइंस सेज अबाउट इट। तो भाभा ने जो उत्तर दिया वो महत्वपूर्ण है। उसने कहा सिंस दिस हैपन इन फ्रंट ऑफ मी, हमारे सामने ये घटना घट रही है, इसलिए आई कांट डिनाई, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। बट आई कैन से टू दैट एक्सटेंट, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि माई साइंस हैज नॉट रीच द नॉलेज दैट ही हैज एक्वायर्ड। हाउ यू कैन कंडम? वही मैं भी वहां कहा कि क्यों, कैसे कंडम कर दें? हम नहीं पढ़े हैं तो हम ज्योतिष को कंडम कैसे कर दें? हाँ, अगर हमने ज्योतिष को स्टडी की होती और तब हम बोलते कि ये गलत है तो अथॉरिटी बनती। बगैर पढ़े आप बोल देंगे, किसी किताब को बगैर पढ़े आप बोल देंगे गलत। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजों को लेके, भारतीय वैभव को लेके, भारतीय ज्ञान संपदा जो थी उसको लेकर भारत सरकार ने एक किताब का स्वरूप निर्धारित किया है। और उसमें जो है हमारे सामने 3 मूर्ति बैठे हुए हैं, मंजीत चतुर्वेदी जी, प्रेमलता मिश्र जी और मनीषा मेहरोका, ये सामने हमारे बैठे हुए हैं। और हमारे बगल में बैठे हुए हैं प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी और उधर हृदय रंजन शर्मा, ये सब उसके राइटर हैं। और वो किताब इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने उस किताब को देखने के बाद ये कहा कि भारत की सारी भाषाओं में छप रही है, ट्रांसलेशन हो रहा है मैसूर में। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये मैं इंटरनेशनल लैंग्वेज में छपवाना चाहता हूं, इटालियन में, स्पेनिश में, जर्मन में, मैंडेरिन में, और मैं खुद अपने काउंटर पार्ट को जाकर वो दूंगा, इसको प्रमोट करूंगा। क्योंकि मैं बहुत अहंकार में नहीं कह रहा हूं, आप लोग के पास जब वो किताब आएगी, यहां आएगी, इस यूनिवर्सिटी में भी आएगी, और वो हर विद्यालय, हर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, एनसीईआरटी, यूजीसी, आईआईटी, आईआईएम और आईएएस एंड आईपीएस अफसर को विशेष तरह से जो उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, ये जितने ट्रेनिंग होल्डर हैं, ये जितने आईएएस एंड आईपीएस हैं, इनको भारत के विषय में पता नहीं है और भारत पर शासन करते हैं, तो उनको ट्रेन करने के लिए ये सारी वो किताब दी जाएगी और आपके उसमें भी आएगी, इग्नू में भी। तो वो सारी किताबें आएंगी, आपके सामने आएंगी। और मैं इतना कहता हूं कि पिछले 800 वर्षों में वैसी किताब अभी तक नहीं लिखी गई है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि उसमें हमने किसी की आलोचना नहीं की कि वेस्टर्न गलत है, हम अच्छे हैं, ये कहीं नहीं, कि इस्लाम गलत है, हम अच्छे हैं, नहीं। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और प्रमाण के साथ, कहीं गप नहीं मारी गई, एक एक रेफरेंस के साथ, एक एक पैरा, एक एक रेफरेंस के साथ, और कंप्लीट रेफरेंस के साथ उसको रखा गया है। और आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा सुनकर कि हम लोग बहुत समाज की बात करते हैं। छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर उसके बाद बंद करता हूं, बहुत शायद समय हो गया, कि हम लोग बात करते हैं समाज की बात करते हैं, तो फिर आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, बहुत सारे समाज हैं।
हमारे शास्त्रों में समाज की बात की ही नहीं गई। वो क्या भट्टोराई जी ने सिर्फ वो समद शब्द का जो पाणिनि का था उसमें समाज की व्याख्या की है, उसके पहले समाज शब्द का कहीं व्याख्या ही नहीं। हमने अहम, वयम और लोकम की बात की। मैं, वयम का मतलब कुटुंब और लोकम। तो जब लोक की बात करेंगे तो समष्टि आ गया, समाज की बात करेंगे तो लोग को आप पॉकेट में डिवाइड कर रहे हैं, और जब डिवाइड करेंगे तो वहां संघर्ष होगा, वहां कंपटीशन होगा, हैटरनेस पैदा होगी, खाइयां बनती जाएंगी। इसलिए भारत में, भारत के शास्त्रों में कहीं समाज शब्द आया नहीं है। लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक नृत्य, लोकसभा, लोक पंचायत, हमेशा लोक की बात की गई है। समाज तो बरगलाने के लिए, क्योंकि वो सोसाइटी, ट्राइबल कल्चर से आया है समाज, इसलिए वो सारी बातें उसमें लिखी गई हैं कि क्या है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि ये भारत का वैभव क्या था और क्यों ये यूनाइट था। अहम, वयम, लोकम, लोक से राष्ट्र बनता है। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारी विज्ञान की सारी बातें उसमें हैं। उसमें उपेंद्र जी का सारा कंट्रीब्यूशन है, और उसमें ये विज्ञान की जितनी भी तकनीकी की बात है, विश्व विज्ञान की बात है, पशु विज्ञान की बात है, पक्षी विज्ञान की बात है, वृष्टि विज्ञान की बात है, ईच एंड एवरी साइंस, ईच एंड एवरी डिसिप्लिन ऑफ साइंस उसमें बात की गई है। आप लोगों की आएगी शायद मार्च महीने में, मैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब स्पेयर करें, अपना समय दें, लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि शायद मार्च के महीने में उसका लोकार्पण विज्ञान भवन में होगा, और उसके बाद में वो किताब पब्लिक में आ जाएगी। आप लोगों ने हमें समय दिया। भारत वैभव, भारत वैभव, और आप लोगों के लिए गर्व का बात यह है कि आपके ही आचार्य, उसमें इतने सारे आचार्य और बहुत नाम हैं, मुझे पूरा याद नहीं है, तो आपके काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्यों का उसमें, माने अगर पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी के आचार्यों को देखेंगे तो सबसे ज्यादा संख्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आचार्यों की है। तो इस पर गर्व होना चाहिए। तो वो किताब आएगी और आप लोग देखिएगा, उसमें सारी चीजें हैं, ये जो ये बात कर रहे हैं वो सारी चीजें हैं। और मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा, आप सबके माध्यम से करूंगा, कि उपेंद्र बहुत अच्छे अध्येता हैं और उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं हृदय रंजन शर्मा जी, और जिस तरह से ओजस्वी और तेजस्वी भाषण 95 वर्ष के वयोवृद्ध भीष्म ने दिया, और जो भीष्म संकल्पना दी वो मुझे भी ऊर्जावान बता दिया। देखिए, मैं बुखार में पीड़ित हूं, आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो वो ऊर्जा जो मिली है वो बेनी माधव की ऊर्जा है, और वो हमें मिली है। तो मैं आपसे कहता हूं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें राष्ट्र भावना जागृत करनी है, और ये सब होगा कि वेद अखिल धर्म मूलम, वेद सारे धर्म का मूल है। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, हमारा वह करणीय कर्तव्य, हमारा वह करणीय कर्तव्य जो हमारे व्यक्तित्व और कृतित्व का विकास करे, उसे धर्म कहा गया है। आप लोग नोट कर लीजिए, हमारे वह करणीय कर्तव्य जो हमारे कृतित्व और व्यक्तित्व का विकास करे, वो धर्म है। और वेद अखिल धर्म मूल, वेद विश्व के धर्म का मूल है, ज्ञान का मूल है, प्रज्ञान का मूल है, और विज्ञान का मूल है। आधि भौतिक, जहां से उन्होंने शुरू किया था वहीं मैं समाप्त कर रहा हूं। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। बहुत बहुत आप सबको मैं निवेदन करता हूं, एक राष्ट्र भावना जागृत होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। और मैं इस चीज को जोड़ना चाहूंगा कि भारत वैभव की जो ग्रंथ है, जैसा आपने आदरणीय पांडे जी ने जो बताया, वह सचमुच वह संपूर्ण भारत का ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, कला, इतिहास सबको समेटे हुए है वो, और वो अद्भुत ग्रंथ है। और उस ग्रंथ के लिए जो कहा जाए कि एक दशक से जो प्रयास रहा, वो सब आदरणीय पांडे जी का है। आपने ऋषिवत जीवन जी करके उस ग्रंथ को की रचना की है।
उसमें तो बहुतों को निमित्त आपने बनाया है, लेकिन सब कुछ वो आपका है। बहुत बहुत आभार प्रखर और ओजस्वी वक्ता लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी का। बहुत ही सरल और रोचक तरीके से आपने भारतीय संस्कृति कैसे अधोगामी से ऊर्ध्वगामी होने का ज्ञान देती है ऐसा बताया। ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान तीनों वेद में समाहित हैं और वेद जो कि समष्टि की बात करता है, वो समष्टि विज्ञान से होती हुई संपूर्ण संसार को लाभ प्रदान करती है। विज्ञान सार्वभौमिक होता है। वेद में लोक की बात कही गई है, लोक रंजन की बात कही गई है। आपने बताया ज्ञान तो सभी में है, जीव जंतुओं तक में ज्ञान है, चींटी तक में ज्ञान है। इतनी रोचक और वैज्ञानिक जानकारी आपने हम सभी को सहज ही अपने छोटे से उद्बोधन में प्राप्त करा दी। आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए वैदिक विज्ञान केंद्र की परिचायिका के विमोचन हेतु मैं प्रोफेसर वेनी माधव शुक्ल, प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी, प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी आपको आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर के.एन. द्विवेदी जी जो हमारी संचालन समिति के सदस्य हैं, प्रोफेसर आशाराम त्रिपाठी जी सलाहकार समिति के सदस्य हैं। मैं पूरे सभा से मैं क्षमा याचना चाहता हूं कि मैंने सुमन जैन जी का नाम नहीं लिया, तो इसलिए इस अपराध का मैं भागी नहीं होना चाहता हूं। और इन्हीं के बार बार कहने पर, टेलीफोन करने पर, और क्या नाम है उनका, क्या दूसरा क्या नाम था, नहीं, वो एक महिला और है ना, कुमकुम कहाँ बैठी हैं, और कुमकुम। तो इन लोगों के दबाव में मैं यहाँ आया, मैं आने की स्थिति में नहीं था, और अभी भी आप लोग देख ही रहे हैं। और तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो निकल नहीं पाया। ये तो उस बेनी माधव शुक्ल जी जैसे भीष्म का जो उद्घोषणा थी, जो हुंकार था, उससे मुझे ऊर्जावान कर दिया। और आप लोगों का, हमारे अंदर कुछ नहीं है, आप सबके माइंड में जो वाइब्रेशन है, जो ज्ञान है, शुक्ल जी बैठे हैं, ये सारे बैठे हैं, पतंजलि जी, ये जो आपके मस्तिष्क में जो विचारिक जो ज्ञान है वो वाइब्रेट करके हमारे पास आती है और मैं उसको रिले कर देता हूं। अपना कुछ नहीं है। तो दिए वस्तु गोविंदम। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।